दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी सिलेक्शन फेज 12। ठीक है, आप जानते होंगे कि एक एसएससी की बहुत अच्छी वैकेंसी आती है जो कि सिलेक्शन फेज नाम से आती है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसमें सिलेक्शन लेने का और आप जान के हैरान होंगे कि इसमें लेवल 1 से लेके, ठीक है, इसमें लेवल 1 से लेके आपको लेवल 7 तक की जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है इसमें, अच्छी ग्रेड पे मिल जाती है और केवल एक ही एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालीफाई करने के बाद कहीं स्किल माँगा गया तो आपको स्किल होता है, अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ जो वैकेंसीज़ हैं इसमें डायरेक्टली आप रिक्रूट हो जाते हैं, डायरेक्टली डीवी होता है। पूरी प्रोसेस क्या रहती है इसमें डीवी देखिए, इसमें जो डीवी होता है वो ऐसा नहीं होता कि आपके पास डिपार्टमेंट के पास जाना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। इसका डीवी का प्रोसेस बहुत ही पेक्युलर टाइप का बहुत डिफरेंट है अदर एसएससी एग्ज़ाम से या अदर कोई भी इंडियन एग्ज़ाम से। वो क्या पूरा प्रोसेस है, ठीक है? क्या है इतनी ख़ास इस वैकेंसी के बारे में क्या ख़ासियत है? क्या है खराबी इसकी एक बहुत बड़ी खराबी भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आज भी ये वैकेंसीज़ लोग सीएचएसएल और सीजीएल की तरफ आप जानते होंगे ज़्यादा मूव ऑन करते हैं इन कंपैरिज़न टू सिलेक्शन फेज़। मेरा हुआ कि नहीं लास्ट टाइम मैंने इसको दिया था 2023 में और मेरा हुआ कि नहीं हुआ इसमें और कहीं हुआ है तो क्या मैं प्रोसीजर से इसमें से गुज़रा था मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं, पहले अपन देख लेते हैं अभी रिसेंटली एसएससी के द्वारा इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो आउट किया गया। ठीक है, तो 26 फ़रवरी 2024 को इसका नोटिफ़िकेशन इश्यू किया गया एसएससी के द्वारा। देखिए एसएससी का जो टेंटेटिव कैलेंडर था उसमें तो इसकी डेट ऑफ नोटिफ़िकेशन 1st ऑफ फ़ेब दिया हुआ था। मगर आप जानते हो कि एसएससी ने अभी रिसेंटली अपनी जो वेबसाइट है उसको अपडेट किया हुआ है, न्यू वेबसाइट पे स्विच ऑन किया हुआ है एसएससी ने, तो उसी वजह से इसका जो नोटिफ़िकेशन था वो डिले हुआ और इसको पब्लिश किया गया 26th ऑफ फरवरी 2024 को और लाइन्स आर ओपन अप टू 18 मार्च 2024 18 मार्च तक इसकी लाइन्स खुली हुई है। आप अपनी पोस्ट जो भी पोस्ट है, किस हिसाब से इस पे अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप कर सकते हैं 18 तारीख तक, ठीक है? आपका कहीं आपका फीस पेमेंट नहीं हुआ तो आपको 1 दिन का एक्सटेंशन मिला है और 19 मार्च तक आप इसका फीस पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है और कहीं करेक्शन है तो 22 से 24 के बीच में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। 2 डेज़ आपको करेक्शन के लिए अलाउ किया गया है। क्लियर टेंटेटिव जो डेट बोली गई है कि एग्ज़ाम जो हो सकता है वो 6 टू 8 मई तक हो जाएगा, ठीक है? और एसएससी मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो इसमें ले लेगा क्योंकि एसएससी मेजॉरिटी अपने जो टेंटेटिव कैलेंडर है उससे स्ट्रिक्ट होके चलता है, उससे स्टिक होके चलता है, उससे ज़्यादा वेव नहीं करता, ठीक है? कोई अनफोर्स कंडीशन नहीं आई तो फिर वो इस पे एग्ज़ाम करवा लेगा, ठीक है? अब देखिए कि 2 दिन ही ये एग्ज़ाम हो रहा है। अब 2 दिन एग्ज़ाम हो रहा है उसके बाद आप जान सकते हो कि इसमें कॉम्पिटिशन इज़ लिटिल बिट लेस इन कंपैरिज़न टू सीजीएल और सीएचएसएल तो देखिए आपको 2 दिन में ही हो रहा है और 1 दिन में 4 शिफ्ट होंगी मतलब 8 शिफ्ट के अंदर ये पूरा एग्ज़ाम्स है वो ओवर हो जाएगा, जिसमें आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन सब मिला के एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, लेवल 1 से लेके आप लेवल 7 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। क्या-क्या वो रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसमें किस-किस टाइप की वैकेंसी आती है, इसमें मैट्रिक लेवल की वैकेंसीज़ आती हैं, मतलब 10th पास लोगों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ होती हैं। इंटरमीडिएट लेवल्स की भी होती हैं, 10+2 जो है, जो पास है, 12th पास जो है, उनके लिए भी रहती है। प्लस इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी रहती है। डिप्लोमा जिनके पास डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी रहती है। इसके बाद ग्रेजुएशन और अबव ग्रेजुएशन भी रहती है, ठीक है? ग्रेजुएशन यूजी होल्डर्स के लिए भी है, ठीक है? जो यूजी होल्डर्स भी हैं प्लस पीजी होल्डर्स भी हैं, उनके लिए भी रहती है, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें टाइप की इसमें वैकेंसीज़ रहती हैं, क्लियर? सिलेबस क्या होता है? स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है इसमें? स्कीम देखिए बहुत सिंपल स्कीम है, आप किसी भी फ़ील्ड से हो, चाहे आप 10th हो, चाहे आप 12th हो, चाहे आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है? ग्रेजुएशन हो या आप पीजी होल्डर हो, सबके लिए कॉमन सिलेबस है। सिलेबस में यही आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन्स आएँगे आपके 50 मार्क्स के होंगे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन्स आएँगे 2 मार्क्स के 50 तरीके से। इस टाइप से 4 सेक्शन में है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक स्किल्स आएँगी इसमें, वो भी 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स से ओवरऑल 50 मार्क्स हो जाएगा। इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है वो आएगा। 25 क्वेश्चन्स आएँगे 2 मार्क्स के और 50 मार्क्स का ये पूरा ओवरऑल हो जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल ये जो है वो 200 मार्क्स का होता है और याद रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.50 की, ठीक है? मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है? और कहीं आप सही करते हैं, तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसकी पूरी मार्किंग स्कीम रहती है। अब इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा अ, इसमें क्या रहता है इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत पेक्युलर टाइप का है अदर एसएससी एग्ज़ाम से। सबसे पहले क्या होगा आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे कि आपने सीजीएल या सीएचएसएल का दिया हुआ है, ठीक है? लेवल थोड़ा-सा वैरी करता है, जो 10th लेवल का होता है वो आपका थोड़ा-सा लो रहता है। 12th लेवल का उससे थोड़ा-सा हाई लेवल रहता है और ग्रेजुएशन लेवल का आपका
जो सीजीएल है उससे कोलाइड करता है, उससे उसके बराबर का लेवल रहता है, ठीक है? उससे थोड़ा-सा अब मान सकते हैं आप, क्योंकि सीजीएल में आप जानते हो कि प्री तो केवल स्क्रीनिंग है, उसको आउट करना है फॉर द मेंस। मगर यहाँ पे क्या होता है, इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा लेवल और ज़्यादा थोड़ा-सा हाई कह सकते हैं आप इन कंपैरिज़न टू सीजीएल प्री, क्लियर? इसका डिक्लेरेशन ऑफ टेंटेटिव आंसर की आती है, इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, आपकी एग्ज़ाम बाइंड अप हो जाता है, तो विथिन 10 डेज़ के अंदर आपकी आंसर की आ जाती है, ठीक है? उसके बाद आंसर की में आपसे पिटिशंस माँगी जाती हैं, कोई ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन रेज़ करा जाता है, तो वो आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कहीं आपको कोई लग रहा है कि ऑब्जेक्शन है। तो उसके बाद आंसर की रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिज़ल्ट होता है। अब जो फाइनल रिज़ल्ट होता है, उसमें आप जानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं आपने अप्लाई कर दिया, तो सबके लिए आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10th के लिए अप्लाई कर दिया, तो सारी 10th की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, 12th के लिए अप्लाई किया तो आप 12th के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है देखिए, जनरल जो ओपन वैकेंसीज़ होती हैं, ओपन वैकेंसी कुछ रहती है जिसमें जनरल आपसे 10, 12th या ग्रेजुएशन माँग रहा होगा। बट इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसी रहती हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज़ रहती हैं, वो स्पेशल क्वालिफिकेशन होल्डर्स के लिए रहती हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी सीएस से किया हुआ है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस से किया हुआ, बीटेक किया हुआ है, ठीक है? पीजी कोर्सेज़ किए हैं एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, फॉरेस्ट्री होल्डर है, लैबोरेटरी का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड का, फॉरेस्ट्री का, मतलब इस टाइप से बहुत सारे डाइवर्स सेक्शंस रहते हैं। तो उस कैटेगरी में जिसमें आपने अप्लाई किया है, उस कैटेगरी में आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है? और कट ऑफ बहुत वेरी करता है, कट ऑफ कितना जाता है, पिछली बार कितना गया था, किस-किस पोस्ट के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या होता है, जब डिक्लेरेशन रिजल्ट आ जाता है, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, उसी पीडीएफ में आपका लिखा रहता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भेजने हैं। बाय पोस्ट आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, रीज़न्स होते हैं। ठीक है, इसमें एनआर रीजन होता है, आपका सीआर रीजन होता है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होता है आपका, ठीक है, सदर्न रीजन होता है, तो इस टाइप से एमपीआर रीजन होता है, इस तरीके से अलग-अलग रीजन होते हैं। अब आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको रीजन चूज़ करना पड़ता है कि आप एनआर रीजन से डालेंगे, सीआर रीजन से डालेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से डालेंगे कि सदर्न रीजन से डालेंगे कि एमपीआर रीजन से डालेंगे, ठीक है? इस टाइप से जो रीजन्स रहते हैं। तो जिस रीजन्स में आपने डाला है और जिस रीजन्स में आप मेरिट में इन हुए हैं, तो उस रीजन्स में आपको अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सारे भेजने पड़ते हैं। इसमें आपका आइडेंटिटी सबसे ऊपर तो आता है आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है? जो एप्लीकेशन फॉर्म आप जब इसको फॉर्म को भरेंगे, जो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना पड़ता है। फिर आपको अपने आईडी कार्ड लगाना पड़ता है, आधार कार्ड है या जो भी आप आईडी कार्ड है वो लगाना पड़ता है। उसके बाद आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है? जितनी भी आपके पास क्वालिफ़िकेशंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी है उसको आपको अटैच करना है 1 बाय 1, 2, 3, 4 मतलब लिखना नहीं है, इस तरीके से बता रहा हूँ 1, 2, 3, 4 आपको सारे अरेंज करना है। सबके पास आपको यहाँ पे अपने साइन करने होंगे, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना होगा, सबको पिंच करके आपको एक एनवेलप होगा, एनवेलप में इसको सारा करना है, ठीक है? एनवेलप में सारा करने के बाद आपको जो भी आपने जिस भी रीज़न से डाला हो, एसएससी की वेबसाइट पे जाके उस रीज़न के आपको वो निकालनी है उसका एड्रेस निकालना है और उस एड्रेस पे आपको पूरा इसको पोस्ट करना है, बाय पोस्ट आपको भेजने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है जब आप डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट की स्क्रूनिटी होती है और इस फेज़ में ही क्या होता है सबसे ज़्यादा लोग आउट होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस वाली पोस्टों पे अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्क्रूनिटी में आउट हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सी ऐसी डिग्री होती है जिसको जैसे मान लीजिए आपसे कहीं सीएस की डिग्री माँगी हुई है, तो इसमें बहुत से बात होता है कि लोग बाग नॉर्मल सीएस किया होता है और हॉनर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी के बाद जो होता है क्रूशियल डेट के बाद सर्टिफिकेट आते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार आपका 18th ऑफ मार्च को जो क्लोजिंग डेट है आपकी नोटिफ़िकेशन की, उसके बाद जिसके भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या मान लीजिए जिसके पास भी सर्टिफिकेट या वो आ रहे हैं, वो सारे क्रूशियल डेट्स के बाद के माने जाते हैं और आउट आउट किया जाता है। तो इसमें जो ऐसे 1:20 तक इसमें कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और मान लीजिए बहुत मुश्किल से कैंडिडेट्स मिल पाते हैं क्योंकि स्क्रूनिटी के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। उसके बाद होता है आपकी क्या होता है जब स्क्रूनिटी हो जाती है तो आपके पास 2 लिस्ट आती है, एक ओके लिस्ट आती है और एक रिजेक्टेड लिस्ट आती है। ओके लिस्ट उन कैंडिडेट्स की होती है जो कि सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होल्ड करते हैं, तो उनके लिए ओके लिस्ट होती है और रिजेक्टेड लिस्ट उनकी होती है और रीज़न भी मेंशन किया रहता है कि रिजेक्टेड लिस्ट में कि आपका डॉक्यूमेंट क्यों रिजेक्ट हुआ, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, कि आपने क्रूशियल डेट के बाद भेजे हैं, कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहुँच ही नहीं पाए हैं हमारे पास तक, जो भी रीज़न होगा वो मेंशन रहता है और आप रिजेक्टेड लिस्ट में आ जाते हैं। रिजेक्टेड लिस्ट के बाद एक बार पिटिशन्स लगा सकते हैं ईमेल के द्वारा कि नहीं हमारे पास सब कुछ सही है, तो कहीं उनको कंसिडर करना होगा, वो करेंगे, नहीं करना होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप फिजिकल फॉर्म में वहाँ प्रेज़ेंट नहीं हो सकते। अब जो लोग ओके लिस्ट में जिन-जिन का नाम आता है उनको डीवी के लिए बुलाया जाता है कि आप आइए अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में दिखाइए। यहाँ पे तो आपने फो ज़ेरॉक्स भेजा हुआ था, ठीक है? यहाँ पे आप ओरिजिनल फॉर्म में दिखाइए और जब आप हो जाते हैं तो आपका जो भी लेवल होता है उस पे ग्रेड पे उस पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम है, कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ।
बात आती है इसका कट ऑफ कितना जाता है। देखिए, अब इसमें क्या होता है, पोस्ट ऐसा तो नहीं है कि जनरली एक लिस्ट निकल के आती है, इसमें अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग लिस्ट निकल के आती है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड के हिसाब से जैसे एनआर में मान लीजिए आपके 12304 करके कोई पोस्ट कोड है। ठीक है, सीआर में आपका आपने 2 पोस्ट अप्लाई की, एक एनआर में कर दिया, एक सीआर में कर दिया, एक नॉर्दर्न रीजन में, एक सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन में आपका 2, 3, 2, 5, 4, 6, 7 पोस्ट कोड है। तो आपका दोनों लिस्ट में हो सकता है। हो सकता है आपके जो ओवरऑल मार्क्स है वो 150 हो। ठीक है, यहाँ का जो कट ऑफ गया है वो आप मान लीजिए 140 गया, तो आप इसमें तो इन हो गए 150 में, मगर यहाँ पे जो है इसका कट ऑफ गया है 160, आप इसमें इन नहीं हो पाए, तो एक इसी मार्क्स में आप इसमें इन है, इसमें आउट है। ठीक है, तो अलग-अलग वैरी करता है, इसलिए जो कट ऑफ है वो मिनिमम 120 से लेके 160 तक वैरी करता है। ठीक है, इस तरीके से 150 से 155 ओबीसी का वैरी करता है। जो लास्ट टाइम था वो इतने-इतने पे हो गया था, ठीक है, इतने-इतने पे सिलेक्शन हो गया था। फिर मेजॉरिटी क्या होता है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो बाहर होते हैं इसमें से। क्लियर, तो देखिए कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, जिस रीजन में आप चाहते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखिए इसकी प्रोसेस तो बहुत अच्छा है कि एक एग्ज़ाम देके आप लेवल 6 तक 7 तक जा सकते हैं, ठीक है, लेवल 7 तक की पे ग्रेड तक आप जा सकते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट टाइम मैंने एसएससी सिलेक्शन फेज़ का जो है 11 दिया था, ठीक है, एसएससी सिलेक्शन फेज़ 11 दिया था, ठीक है। आज आप जानते हो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और अभी तक मेरे जो डॉक्यूमेंटों को स्क्रूनिटी के बाद मेरे को पता नहीं है कि मैं ओके लिस्ट में हूँ कि मैं रिजेक्टेड लिस्ट में हूँ, ठीक है। तो ओके लिस्ट में हूँ कि रिजेक्टेड लिस्ट में हूँ, अभी तक नहीं पता। तो आप देखिए कि 1 ईयर हो गया, उसके बाद सीजीएल हुआ था, सीएचएसएल हुआ था, अभी उनके जो वो है उनकी जॉइनिंग भी हो चुकी है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसको बुरा मतलब इसको नेगेटिव एंड पे जाता है ये एग्ज़ाम, इसी वजह से कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप नहीं बेच सकते, मगर हाँ, इसकी अच्छाई क्या है, एक एग्ज़ाम देना है और आप अच्छे लेवल पे ग्रेड पे पहुँच जाते हैं और अच्छे रेपुटेटेड डिपार्टमेंट्स में आप जॉइन होते हैं, ठीक है? और स्पेशलाइज़्ड एजुकेशन होने की वजह से क्या होता है, आप अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, क्लियर? तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, सीजीएल और सीएचएस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो देना ही चाहिए क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है? बाय लक मान लीजिए कहीं आपका हो जाता है और जल्दी से डॉक्यूमेंट स्क्रूनिटी या डीवी के लिए आपको कॉल कर लिया जाता है, तो आप एसएससी, सीजीएल लेवल के जो पोस्ट हैं, उसके बराबर तक आप पहुँच जाते हैं। ठीक है? तो होप कि आप लोग ये जो एग्ज़ाम है उसको फ़िल कर देंगे, ठीक है? फ़िल करिए, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से। होप आपका सिलेक्शन हो जाए और जल्दी से डॉक्यूमेंट स्क्रूनिटी के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाए।